है नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा बकाया गन्ना भुगतान को लेकर आपने 15 दिसंबर को कहा था कि 15 दिसंबर तक गन्ना भुगतान हो जाएगा, तो एक बार फिर से आपका वायदा झूठा निकल गया। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बात आपकी बिल्कुल ठीक है और खासतौर से नवाबगंज क्षेत्र का किसान परेशान है क्योंकि गन्ना का 2 साल का भुगतान बकाया है, नहीं हो पाया है और इसको लेकर के काफी सारे किसान अभी थोड़े दिन पहले आंदोलनरत भी थे। लेकिन कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो ओसवाल शुगर मिल है ये बिकने जा रही थी, लेकिन इसका अभी तक मामला फाइनल नहीं हो पाया है। मैं पता करूंगा, कोशिश करूंगा कि आखिर मामला कहां फंसा हुआ है। पिछली बार आपने 15 दिसंबर की जो बात करी थी, किस आधार पर करी थी? देखिए, मेरी बात मिल प्रबंधन से भी हुई थी और जो आदमी खरीदने की बात कर रहा था, सौदा कर रहा था, अंकित गोयल नाम का, उससे भी बात हुई थी। उसने भी कहा हाँ हमारा सौदा फाइनल हो रहा है और 12 दिसंबर तक हम मामले को निपटा देंगे, लेकिन अभी भी मामला नहीं निपटा है। इसके कारण मैं फिर से कोशिश करूंगा कि जान सकूं और कब तक पेमेंट हो पाएगा ये तभी बात करूंगा। आपको नहीं लग रहा है बार बार वायदा करना और फिर झूठा निकल जाना, उससे आपकी छवि पर फर्क नहीं पड़ता है? निश्चित रूप से मुझे इस बात का बहुत कष्ट है और सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि पिछली बार जब फैक्ट्री चली थी तब इन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि 35 दिन में हम पूरा भुगतान कर देंगे। पूरे भुगतान की बात तो अलग रही, कोई भुगतान नहीं किया और साथ में जो आगे गन्ना लिया उसका भी कोई पेमेंट किसानों को नहीं मिल सका। मैं मिल प्रबंधन से इस बात को लेकर के बहुत नाराज भी हूं और ये बात भी निश्चित है, ये आप सबको एक बार फिर बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चाहे जो स्थिति बने, जिस प्रकार से भी है, गन्ना किसान का एक एक पैसा दिलवा करके रहूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नवाबगंज विधानसभा की जनता है वो ये चाहती है कि आप विधानसभा में ये मुद्दा उठाते, क्योंकि 70 करोड़ का मामला है, सैकड़ों किसानों की बात है, तो आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा पाते हैं विधानसभा में? नहीं, देखिए, विधानसभा में मुद्दे उठाने की बात अलग तरह से होती है। मैंने अपने विषय को रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और गन्ना मंत्री जी के सामने इस विषय को रखा है। विधानसभा में उठाने की बात होती है नियम 56 में। विपक्ष के लोग इस चीज को उठाते हैं, पक्ष के लोग जो देते हैं वो नियम 301 में देते हैं। उस नियम 301 का वास्तव में विधानसभा में उच्चारण नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता है, लेकिन जवाब लेकर के मिलता है। कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए नवाबगंज विधानसभा के? नवाबगंज विधानसभा के खासतौर से विकास के मुद्दों की मैंने कई बार बात की है। एक नरहरपुर पे पुल की बात की है, दूसरा एक जो क्योरलिया की डैम है उसको लेकर के बात की है और दोहा नदी पर जो कटान हो रहा है अमीन नगर में उसको लेकर के बात की है। अदकटा रब्बानी बेगम के पास जो पुल है वहां पर कई सारी समस्याएं हुई हैं, कई डेथ हुई है, मृत्यु हुई है कई, उसको लेकर के बात की है। इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जिनको मैंने वहां पर रखा है। कितने काम हुए? आपने इतने मामले उठाए, कुछ हुए काम आपके? सब पाइपलाइन में है और इनमें से कई सारे काम होने वाले हैं। कब तक होंगे आप? ये निश्चित कहना तो बहुत मुश्किल होता है, सरकार की काम है, अपने नियमानुसार ही चलेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा नवाबगंज विधानसभा के जो युवा हैं उनकी मांग है रोजगार जी। आपने क्या व्यवस्था करी? आपके 4 साल पूरे होने जा रहे हैं लगभग, आपने क्या व्यवस्था करी? कौन से उद्योग लगाए या कौन सी योजनाएं ऐसी लेके आए जिससे लोगों को रोजगार मिले, या आपके जो भी संस्थान है इसमें आपने नवाबगंज में कितने लोगों को रोजगार दिया है? देखिए, रोजगार की बात है तो जहां तक मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के जितने अवसर युवकों को दिए हैं इतने इससे पहले कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी। पहली बात तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और इनमें सब उत्तर प्रदेश के युवा ही निश्चित रूप से काम करेंगे, जिनमें से 15 लाख करोड़ के काम तो अब तक धरातल पर उतर चुके हैं, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना, इसके तहत 5-5 लाख रुपए युवाओं को दिए बिना ब्याज के और उन्हें काम करने के अवसर दिए हैं कि वो 5 लाख रुपए लगा करके अपना कोई धंधा शुरू करें। ये भी तो रोजगार ही है युवाओं को। जहां तक व्यक्ति अगर उद्योग की बात है, मेरे अपने संस्थान है, मेरा अपना हॉस्पिटल है, अपना कॉलेज है, उसमें कम से कम 40-50 लोग काम करते हैं। ये भी लोगों को रोजगार देने का ही काम। लेकिन इसके अलावा कोई उद्योग नहीं है बड़ा नवाबगंज विधानसभा में? नवाबगंज विधानसभा में जहां तक उद्योगों की बात है तो मैंने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र के लिए प्रस्ताव सरकार को दिया है। 112 एकड़ भूमि है जो हमारी कृषि विभाग की, उस पर यह क्षेत्र विकसित किए जाने के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को आगे भेजा जा रहा है, तब आगे बात चलेगी। लेकिन इसके अलावा एक सीबीजी प्लांट सिथरा में लग रहा है और एक सीबीजी प्लांट अदकटा में, जहां पर अटल आवासीय विद्यालय वहीं उसके पास में लगने वाला है। डॉक्टर साहब, अगर विधायक निधि की बात अगर की जाए जी, तो आज तक
नवाबगंज के कोई भी विधायक पुराने अगर पहले का रिकॉर्ड लिया जाए तो आज तक किसी विधायक ने भी तो कहाँ वो रुपया लगा है उसकी जानकारी नवाबगंज विधानसभा की जनता को आज तक पता नहीं। आपका कार्यकाल नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले से लेके नहीं, पहले वालों ने क्या किया मैं उसकी बात नहीं करता हूं, लेकिन मैंने एक पुस्तक छपवाई थी, आप चाहे तो उस पुस्तक का अध्ययन कर लें। मैंने अपनी विधायक निधि से बहुत सारे काम किए हैं जो कि उस पुस्तक में बाकायदा सब जगह छपे हुए हैं। मैंने करीब करीब 125 स्कूलों को फर्नीचर दिया है, स्कूलों के विकास के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, वो उसमें छपे हुए हैं। जहां ग्रामीणों को प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइटें लगवाई हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। जिन जिन गांव में मैंने सीसी का निर्माण कराया है वो सब उसमें लिखे हुए हैं। तो मेरी निधि से जो काम हो रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं और सबके लिए खुले हुए हैं, मैंने पुस्तक में छपा रखे हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक कभी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम ब्राह्मण जो विधायक थे वो सब एक जगह एकजुट हुए, एक मीटिंग करी गई थी। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आता है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो कार्रवाई होगी। तो बड़ा चर्चाओं का विषय बना हुआ है मीटिंग, और मीटिंग के बाद में कार्रवाई की बात आना, तो क्या संदेश देता है ये मीटिंग और कार्रवाई? देखिए, ये जो मीटिंग हुई थी एक तरह से लॉबिंग का हिस्सा है। जाति के नाम पर लॉबिंग करना, ये मैं समझता हूं कि भारत के विकास के लिए, भारत देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लॉबिंग की जाए तो राष्ट्र के विकास को लेकर के की जाए, और इसीलिए शायद ताकीद की है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ उसमें कहना नहीं है। नहीं, पार्टी के खिलाफ आपको लग रहा है ये मीटिंग हुई होगी? क्या पार्टी के खिलाफ नहीं हुई? चेतावनी अगर दी जा रही है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से तो उस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा या क्या उससे? देखिए, जातिगत मामलों को लेकर के लॉबिंग की जा रही थी। सरकार का विरोध नहीं है, सरकार से विरोध नहीं है, लेकिन जातिगत तौर पर इस तरह की लॉबिंग करना ये उचित भी नहीं है। और इसीलिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात को लेकर के हिदायत दी है कि जो भी काम किए जाए राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में किए जाए। डॉक्टर साहब, आप नवाबगंज के रहने वाले हैं, नवाबगंज में आप रह रहे हैं, ठीक है। नवाबगंज के क्या हालात हैं वो आप जानते होंगे, आपको पता होंगे। नवाबगंज में एक भी वाहन स्टैंड नहीं है, और आए दिन मुझे लग रहा है हर एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार जाम लगता है। कोई भी वाहन स्टैंड, वैध वाहन स्टैंड नहीं है, सब हाईवे से संचालित होते हैं स्टैंड जो भी है। और प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि वाहन स्टैंड हाईवे पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खुलेआम हाईवे पे स्टैंड चल रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी वाहनों की वजह से। इसी वजह से वाहन कई बार हटाए भी गए, लेकिन उस स्थिति में स्थानीय लोगों को परेशानी होती है तो थोड़ा सा लीनिएंट भी रहना पड़ता है। नहीं तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जाम की आपको कंडीशन पता नहीं, जाम की स्थिति नहीं रहना चाहिए, और निश्चित रूप से तो उसका क्या समाधान है? मुख्य मार्ग है उससे ये सब हटना चाहिए। इसके लिए हिदायत भी की गई है, लेकिन लोगों की परेशानी को देख करके थोड़ा सा कई बार ढीले भी हो जाते हैं लोग। ढीले भी हो जाते हैं? हाँ। तो क्या माना जाए, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। निश्चित रूप से किसी भी तरह का अवरोध मार्ग पर नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, पंचायत चुनाव को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। पंचायत चुनाव अपने समय पर होगा, ऐसे ही संकेत हैं, और सरकार का भी किसी भी तरह का इरादा नहीं है चुनाव को टालने का। इसके अलावा ये चर्चाएं एक और चल रही हैं, आगे जो ग्राम प्रधान है वो ये बातें कह रहे हैं कि पूरी यूपी के जितने विधायक हैं उन्हें लिख के ये दे दिया है कि पंचायत चुनाव लेट हो, यानी विधानसभा चुनाव के बाद में हो। तो ये क्या वास्तव में ठीक है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये सब चड्डूखानी खबरें हैं, चलती रहती हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है जिस पर फेक परोसना आम चीज है। तो कितनी विकास की योजनाएं आपने स्वीकृत कराई? अरे, आप लगातार देख रहे हैं, खासतौर से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करूं तो आप देख लीजिए, नवाबगंज में चाहे बहर नगला रोड हो, चाहे आप अंबेडकर पार्क से लेकर के मिश्रा जी की धर्मशाला तक हो, चाहे अशोक चौराहे से लेकर के बिजोरिया रोड तक हो, इतने सारे सीसी नगर में हुए हैं। अब नगर में ही मिश्रा जी की धर्मशाला से लेकर के और पीलीभीत राह तक 2 किलोमीटर का सीसी बनने जा रहा है। ईद जागीर में मुख्य मार्ग से और ईद जागीर के मंदिर तक एक चौड़ा निर्माण होने जा रहा है। चौड़ीकरण का काम नवाबगंज से लेकर के भटकापुर तक पूरा चौड़ीकरण का रोड बन रहा है। नहीं, आप राजघाट से लेकर के औरंगाबाद तक एक चौड़ा रोड तैयार हो गया। मियापुर से लेकर के गंगापुर तक एक चौड़ा रोड तैयार हो गया। आगे लेकर के केवड़िया से और एरोला रोड जो भूता मार्ग में जाकर के मिलता है, वहां तक चौड़ीकरण का काम स्वीकृत होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार जी का कहना है कि सिर्फ हवा हवाई हैं आपकी बातें। श्री भगवत शरण जी पिछले 9 साल हो गए विधानसभा से मतलब कहना चाहिए विरत हुए। उन्होंने कोई भी एक काम नवाबगंज विधानसभा के अंदर पूरा करा के दिया हो, चाहे विकास का कोई भी एक काम, वो जरा डंडा ठोक करके बता दें तब मैं जानूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के काम पिछले 8 साल में 9 साल में जो हुए हैं उनको पूरे पुस्तक छपा कर दे रहा हूं। आपके सामने बोल रहा हूं, आपके माध्यम से लोगों के सामने दे रहा हूं।
जरा वो कह दे इस बात को कि उन्होंने कौन सा काम विकास का किया है। आज के समय में मिश्रा जी की दुकान से लेकर पुल तक एक रोड पड़ी थी, आप कह रहे हैं कि आगे पड़ेगी, वो तो पड़ेगी, लेकिन जो पड़ चुकी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 3 महीने में बोल गई। और आपसे मैंने भी मीडिया के माध्यम से कई बार मैंने सवाल करे कि साहब ये रोड टूट गई इतनी जल्दी, इसमें जो ठेकेदार है, जो फर्म है, उस पर कार्रवाई कब होगी? कौन सा वाला, कहां से? नथुलाल जी की जो धर्मशाला यहाँ से लेकर पुल तक जो रोड पड़ी है, जो वर्तमान में टूटी हुई है, हाँ। ये नहीं चल पाई, नहीं टिक पाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई उस फर्म पे, उस ठेकेदार पे। देखिए ऐसा है, ये जो पीसी के काम होते हैं ये कई बार जल्दी खराब होते हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर सीसी और चौड़ा सीसी पड़ रहा है, मजबूत सीसी पड़ेगा जो लंबे समय तक रहेगा, और पूरा 2 किलोमीटर का होगा मिश्रा जी की धर्मशाला से लेकर पीलीभीत के तिराहे तक ये काम होने जा रहा है, और बहुत जल्दी मतलब कहना चाहिए इसका टेंडर हो रहा है। गुणवत्ता मिलेगी उसमें या पहले की तरह रहेगा? बिल्कुल 100% गुणवत्ता मिलेगी आपको। पिछली बार पहले किसने कराया था मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहा है और बढ़िया गुणवत्ता के साथ में काम होगा। चर्चाएं ये चल रही हैं कि भाजपा में काफी मनमुटाव वाली बातें सामने आ रही है, ये सुना जा रहा है ये बहुत बड़ा धड़ा पंचायत चुनाव के समय आपको छोड़ देगा। देखिए भ्रम फैलाने का लोग काम करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मुट्ठी में काम करती है, एक मुट्ठी के साथ सब लोग मिलकर के काम करते हैं, और भविष्य में भी आप इसी तरह का देखेंगे। भ्रम फैलाने वाले लोग, तरह तरह की बातें करने वाले लोग हर जगह रहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये कहाँ एक वाली बात है, आपकी ही पार्टी के राकेश गंगवार जी हैं जी, आपने गन्ना, आपके ऊपर आरोप, आपने गन्ना चेयरमैन अपने व्यक्ति को बनवा दिया। देखिए राकेश गंगवार लगातार प्रयास कर रहे थे, आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। पार्टी में जितने भी लोग हैं सब मेरे अपने हैं, कोई मेरा एक व्यक्तिगत आदमी नहीं है, सब पार्टी में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता मेरे अपने हैं, पार्टी के हैं, और सबके लिए काम करता हूं। ये पार्टी तय करती है कि किसको कौन सा चुनाव लड़ाना है, जिसको पार्टी तय करती है सब लोग मिलकर के उसे चुनाव लड़ाते हैं। किसी भी एक व्यक्ति को ये कहना कि ये अधिकार मेरा था, ये सबके लिए गलत है। आरोप है आपके ऊपर आरक्षण बदलवाया गया था, उनकी जहां पे सीट थी वहां से आरक्षण बदलवाया गया था उन्हें किनारे करने के लिए, और आपके ही नजदीक जो थे उनके लिए आपने उनका रास्ता खोल दिया, आज वो गन्ना चेयरमैन है। ये आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है नियमानुसार करती है, और नियमों में जो आता है वही काम होता है। आरक्षण के नियम अनुसार बदला गया था, बिल्कुल आपने नियम पढ़े हैं उसके? बिल्कुल नियमों में होता है, अगर नियमानुसार नहीं था तो मतलब जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र थे। अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने उस आरक्षण को बदला था, या जो भी उन्हें लगता है कि नियमों के खिलाफ हुआ है, तो इन्हें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा एक आपने बयान दिया था कि मैंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं भगवत शरण गंगवार जी, इनको टिकट मैंने दिलवाया था, मेरी सिफारिश पर टिकट मिला था। तो मैंने भगवत जी से बात करी थी इस संबंध में, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई प्रभाव ही नहीं था उस समय, कोई वजूद ही नहीं था, आप टिकट मुझे क्या दिलवाएंगे, इस तरीका से उन्होंने कैमरे के सामने कहा है। क्या कहेंगे? देखिए भगवत जी अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन श्री रामलाल जी जो उस समय प्रांत प्रचारक थे, और उनके साथ प्रोफेसर रामजीत सिंह, दोनों लोग मेरे घर पर आए थे और मुझसे चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया था। मैंने मना किया था, और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि भाई आपकी समझ से किसे चुनाव लड़ाना चाहिए, तो श्री भगवत शरण जी और श्री रविंद्र सिंह राठौर जी को लेकर के मैं बरेली गया था। पहले संघ कार्यालय गया, और संघ कार्यालय के बाद में वहां से पता करके कि रामलाल जी कहां बैठे हुए हैं, फिर डॉक्टर दिनेश जौहरी की कोठी पर वो बैठे हुए थे, वहां से पता करके मैं वहां गया था। रामलाल जी के ऊपर ही जिम्मेदारी थी उन दोनों टिकट वितरण की, और श्री रामलाल जी से कहकर के मैंने उन्हें टिकट दिलवाया था। अब वो इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं, चूंकि ये राजनीति है, उन्हें लगता है कि अगर मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं तो मुझे इस चीज का राजनीतिक नुकसान है, क्योंकि वो अपने को इंफीरियर महसूस करेंगे, और इसलिए वो शायद इसको स्वीकार नहीं करेंगे।